नमस्कार दोस्तों। आप लोग ये कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बेटा, मेरी आँखों में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने पिछले साल ही मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कहा था। पूरा साल बीत गया, अब तो आँखों का ऑपरेशन करवा दो। नाश्ता कर रहे बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, क्या माँ, सुबह सुबह से अपनी आँखों का आलाप लेकर बैठ जाती हो? कुछ और काम नहीं है तुम्हारे पास? अभी जाओ इधर से, दूसरे कमरे में जाकर बैठो, मुझे नाश्ता करना है। बेटा, अब मुझे आँखों का दर्द सहन नहीं होता है। दर्द के साथ साथ पूरा दिन रात आँखों से पानी बहता रहता है। तुमसे कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरी आँखों का ऑपरेशन करवा दो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। चिल्लाती हुई बहू कहती है, हम अकेले नहीं हैं तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन कराने के लिए, और भी 5 बेटे हैं तुम्हारे, उनसे भी कहो कोई तुम्हारा ऑपरेशन करा दे। हम ही क्यों करवाएं? अब जाओ इधर से, बाहर चबूतरे पर जाकर बैठो, हम लोगों को शांति से नाश्ता कर लेने दो। सुबह सुबह कुछ न कुछ किच लेकर बैठ जाती है। बहू बेटे की बात गोमती जी को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर के लिए वह शांत हो जाती है। उन्हें बहू बेटे का बदलता हुआ व्यवहार समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। जब से उनके पति इस दुनिया से गए हैं, तब से उनके बेटे बहू ने किस तरह से मुंह मोड़ा है, पल पल इस बात को वह महसूस कर रही है। पति के रहते हुए घर में उनका बहुत मान सम्मान था। बेटे बहू बात भी मानते थे, लेकिन जब से पति गए हैं, तब से बेटे बहू ने घर से ऐसे निकाल दिया है जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है। फिर भी अपमान का घूंट पीकर बहू से कहती है, बहू, माना कि मेरे 5 बेटे हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर जी की जितनी पेंशन आता है वह सब छोटा बेटा ही अपने पास रखता है। इसीलिए उसे कह रही हूँ कि कम से कम पेंशन के पैसों से मेरी आँखों का ऑपरेशन करवा दे। वैसे भी मैंने अपने बेटे बहू से कभी ज़्यादा उम्मीद नहीं की, और ना ही मेरी कोई खर्चा है। अब किसी और बेटे से कहूँगी तो वह भी मुझसे यही कहेगा कि जिसको पेंशन दे रही हो उसी से अपनी आँखों का ऑपरेशन करवाओ। इसीलिए सबसे पहले तुम्हारा ही कर्तव्य बनता है मेरी आँखों का ऑपरेशन कराने का। गोमती जी की बात सुनकर बहू भड़कते हुए कहती है, देख रहे हो, तुम्हारी माँ अपनी पेंशन के पैसों की धौंस दिखा रही है। देखी तुमने अपनी माँ की हिम्मत कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तुम्हारी माँ की हिम्मत, कुर्सी से उठकर बेटा आता है और माँ से भड़कते हुए कहता है, माँ, क्या फालतू की बात कर रही हो? अगर मैं पिताजी की पेंशन ले रहा हूँ तो तुम्हें भी तो अपने साथ रख रहा हूँ, दवा वक्त का खाना दे रहा हूँ। यह तुम्हें दिखाई नहीं देता? पेंशन की धौंस दिखा रही हो। और अगर पेंशन ले रहा हूँ तो तुम्हें अपने साथ रख कर इतना सारा एडजस्टमेंट भी तो कर रहा हूँ। यही एहसान मानो कि मैं तुम्हें अपने साथ रख रहा हूँ। बेटे की बात सुनकर गोमती जी दुखी हो जाती हैं कि अपनी बूढ़ी माँ के रखने में भी बेटे को एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो फिर वह कहाँ जाएगी। निराश होकर अपने कमरे में चली गई। सुबह के 10 बज गए, भूख भी लगी थी। गोमती जी बहू से कहती है, बहू, नाश्ता नहीं किया है, भूख लग रही है, क्या बनाया है मुझे भी दे दो। माँ जी, तुम्हें तो सुबह सुबह कुछ करना धरना होता नहीं है, बस खाने के लिए बैठ जाती हो।
मुझे 10 काम करने होते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना, टिफ़िन तैयार करना, पति को भी ऑफिस के लिए भेजना। सारे काम करने के बाद ही तुम्हें नाश्ता दूंगी। और तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना है? घर पर ही तो है। जाओ, जाकर बाहर बैठो। अब इधर मेरे सामने मत बैठो। गोमती जी घर के बाहर बने चबूतरे पर आकर बैठ गई। बहू बेटे के व्यवहार से वह बहुत ज़्यादा दुखी है। उनको बस एक ही चिंता सताई जा रही है कि अभी तो उनके हाथ पैर चल रहे हैं। आँखों से थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देता है। खुद ही अपने शरीर के काम कर लेती है। और जिस दिन अपनी आँखों से पूरी तरह से अंधी होकर बैठ जाएगी, अपने काम नहीं कर पाऊंगी, तो बेटे बहू पता नहीं मेरे काम करेंगे भी या नहीं। और ज़िंदगी कितनी लंबी है यह मुझे भी नहीं पता। यह सोचकर गोमती जी सोच में पड़ जाती है। क्या आज जब मैं अपने हाथ से अपने शरीर के काम खुद कर रही हूँ, बहू के घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटा देती हूँ, तब तो बेटे बहू मुझे कुछ नहीं समझते। और जिस दिन पूरी तरह से अपने शरीर से भी उन पर आश्रित हो जाऊंगी, उस दिन मेरा जीवन पहाड़ के समान हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अंधी होकर बेटे बहू पर आश्रित नहीं होना चाहती। मेरा एक बेटा बहू नहीं सुन रहा है तो क्या हुआ, मेरे 5 बेटे और हैं। मैं उनसे कहूँगी, कोई ना कोई मेरी आँखों का ऑपरेशन ज़रूर करवा देगा। दरअसल गोमती जी गांव में अपने सबसे छोटे बेटे बहू के साथ रहती हैं। बाकी के उनके 5 बेटे शहरों में अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं। 5 बेटे सरकारी नौकरी करते हैं। 3 बेटे पुलिस में हैं और 2 बेटे रेलवे में। सबसे छोटा गांव में खेती बाड़ी देखता है, साथ ही दुकान भी चलाता है। एक बेटी है जिसकी शादी बहुत समय पहले ही कर दी थी। वह भी अपने ससुराल में आराम से रह रही है। साल में कभी कभी 2-4 दिनों के लिए मायके आती है। गोमती जी बाहर चबूतरे पर बैठी है। तभी उनका बेटा फ़ोन पर बात करते हुए अपनी दुकान के लिए जाने लगता है। तो गोमती जी टोकते हुए कहती है, बेटा फ़ोन पर किससे बात कर रहे हो? माँ, मैं पंकज भाई से बात कर रहा हूँ। अच्छा, पंकज से बात कर रहे हो? बेटा मेरी भी बात करा दो। बहुत दिनों से उससे बात नहीं हुई है। कमरे की दहलीज पर खड़ी हुई बहू चिल्लाते हुए कहती है, माँ जी, जब भी यह घर से बाहर निकला करे तो पीछे से मत टोका करो। कितनी बार तुमसे कहा है, पर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। जाते हुए इंसान को पीछे से रोक देती हो। बूढ़ी हो गई हो, लेकिन कुछ भी पता नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद सबसे छोटा वाला बेटा माँ को फ़ोन देता है। फ़ोन लेते ही गोमती जी 5वें नंबर के बेटे पंकज को, जो कि पास के ही शहर में रहता है, उससे कहती है कि बेटा तुम कितने दिनों से घर नहीं आए हो, घर कब आ रहे हो? माँ, अभी पिछले महीने ही तो घर आया था। इतनी जल्दी मैं घर नहीं आ रहा। और बताओ तुम्हें क्या काम है? मैं अभी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। कुछ ज़रूरी काम है तो बोलो, नहीं तो फ़ोन रखो। गोमती जी कहती है, बेटा फ़ोन मत रखना। मैं यह कह रही थी कि मेरी आँखों में बहुत दर्द रहता है। आँखों का ऑपरेशन करवा दो। मोतियाबिंद उतर आया है, बहुत धुंधला दिखाई देने लगा है। क्या माँ, फिर से वही बातें? कुछ ढंग की बातें नहीं है क्या तुम्हारे पास? यह सब बातें करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। फ़ोन रखो। इतना कहकर बेटा फ़ोन काट देता है। गोमती जी ने बड़े ही आस के साथ अपने 5वें नंबर के बेटे से
फ़ोन पर बात की थी, लेकिन उसने तो बात सुनते ही फ़ोन काट दिया। बाहर बैठे बैठे बहुत देर हो गई। आंखों के आंसू पोंछकर वह अंदर आकर बैठ गई। बहू, अब तो तुम्हारे सारे काम निपट गए होंगे। बेटा भी दुकान चला गया और बच्चे भी स्कूल चले गए। अब तो कुछ खाने को दे दो। माँ जी, नाश्ते में जो कुछ बनाया था वह तो ख़त्म हो गया। खाना बनाने जा रही हूँ, अब सीधा खाना ही खाना। इतना कहकर बहू नहाने के लिए चली गई। गोमती जी को बहुत तेज भूख लग रही थी। रसोई में जाकर देखने लगी, शायद कुछ रखा हो तो वह खा ले, लेकिन उन्हें रसोई में कुछ नहीं मिलता है। चुपचाप से आकर फिर से बाहर चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। पड़ोस में एक छोटी सी दुकान है, उस पर बैठा हुआ एक लड़का कहता है, क्या हुआ काकी, नाश्ता नहीं किया क्या? इतनी जल्दी बाहर आकर बैठ गईं। गोमती जी कुछ नहीं कहती हैं। वह समझ जाता है कि आज भी काकी को नाश्ता नहीं मिला है। दुकान से बिस्किट का पैकेट वह गोमती जी को दे देता है। बेटा, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं काकी, मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान हैं आपके। अगर आपको एक बिस्कुट का पैकेट दे भी दूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। गोमती जी पानी में डुबोकर बिस्कुट खा लेती है, लेकिन आँखों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान है। और सबसे बड़ी चिंता तो उन्हें यह खाए जा रही है कि अगर मुझे आँखों से देखना बंद हो गया तो बुढ़ापा बहुत कष्टदायक हो जाएगा। क्या सोच रही हैं काकी? आँखों में दर्द हो रहा था क्या? क्या हुआ? आपने बेटे से ऑपरेशन के बारे में बात की ना? मैं भी मोनू भैया को कहा था, पास के ही शहर में एक कैंप लगा है, बस आपको लेकर जाना है, आसानी से ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ बेटा, बात तो करी थी, लेकिन मोनू ने कुछ कहा नहीं और वह सोचने लगती है, जब 2 महीने पहले मेरा हाथ टूटा था तो बहू को मेरे कपड़े धोने पड़ते थे। कितना गुस्सा करती थी। हाथ तोड़कर बैठ गई हो, घर के काम करूँगी कि तुम्हारे कपड़े धुलूँगी। मेरे हाथ का प्लास्टर निकलते ही उसने कपड़े धोने छोड़ दिए थे। हाथ में दर्द होते हुए भी मैं कितनी मुश्किल से अपनी साड़ी धुल पाती थी, यह तो मैं ही जानती हूँ। अभी मेरे दोनों बड़े वाले बेटे गांव आने वाले हैं, क्योंकि दोनों के ससुराल में शादी है। मेरे दोनों बड़े बेटों की शादी एक ही घर में हुई है, दोनों सगी बहनें हैं। जब शादी में आएंगे तो फिर मैं उनसे अपनी आँखों के ऑपरेशन के बारे में बात करूँगी। कुछ ही दिनों में उनके दोनों बड़े बेटे और बहू घर में आए। बड़ी बहू देवरानी को बताते हुए कहती है, यह देखो, मैंने भाई की शादी में पूरे 10,000 का लहंगा खरीदा था, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ, मैंने भी अपने पति से बोल दिया था कि मेरे भाई की शादी है, जब तक तुम मुझे सोने के झुमके नहीं दिलवा दोगे तब तक मैं शादी में नहीं जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे शादी में नहीं जाऊंगी? चलो मैं तुम्हें सोने के झुमके दिलाता हूँ। और उसी दिन मेरे पति ने मुझे सोने के झुमके दिलवा दिए, पूरे 60,000 के आए हैं। बहू की बातें सुनकर गोमती जी फूले नहीं समा रही है कि चलो, मेरे बेटे ने कितनी तरक्की कर ली है, बहुएं कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही है, सोने के गहने पहन रही है। भले ही मैं अपने शौक़ पूरे ना कर पाई हूँ, लेकिन मेरे बच्चे तो अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तब मेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां थी कि अपने लिए एक साड़ी खरीदने तक के लिए 10 बार सोचना पड़ता था
क्योंकि हमारा संयुक्त परिवार था और घर में नौकरी करने वाले एकमात्र मेरे पति ही थे। पति की सैलरी से ही पूरे घर के खर्चे चलते थे। दोनों ननद की शादी की, माता पिता की जिम्मेदारी, दवाइयों का खर्चा भी मेरे पति ही उठाते थे। और फिर 6-7 बच्चों को पढ़ाना लिखाना इतना आसान नहीं होता है। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां के बीच अपने सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन भगवान के दया से आज मेरे 5 बेटों को पैसा कमा रहे हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं, इसी बात की कमी नहीं है। रात में सभी लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। तभी गोमती जी आती हैं और अपने दोनों बड़े बेटों से कहती हैं कि बेटा, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूँगी। जिसे सुनकर दोनों बेटे और बहुएं ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। लेकिन जो बेटा गांव में रहता है वह सुनकर खुश हो जाता है कि चलो अच्छा है, माँ बड़े भाई साहब के साथ जाएगी तो उधर ही अपनी आँखों का ऑपरेशन भी करवा लेगी, मुझे पैसे खर्चा नहीं करने पड़ेंगे। बेटा कहता है अच्छा है माँ, तू भाई साहब के साथ शहर चली जा, उधर ही अपनी आँखों का भी ऑपरेशन करवा लेना, क्योंकि भाई साहब तो बड़े शहर में रहते हैं, उधर डॉक्टर भी अच्छे अच्छे होंगे, आराम से आपकी आँखों का ऑपरेशन हो जाएगा। तभी बड़ी भाभी खटकती हुई कहती है क्यों, हम क्यों माँ जी को अपने साथ ले जाएं? माँ जी की पूरी पेंशन तुम रखते हो तो हम उनकी आँखों का ऑपरेशन क्यों करवाएं? हाँ हाँ दीदी सही कह रही हैं, देवर जी आँखों का ऑपरेशन तुम्हें ही करवाना पड़ेगा, हम उनके ऊपर कोई पैसा खर्चा नहीं करेंगे। और वैसे भी पिताजी के जाने के बाद हम 5 भाइयों ने यह तय किया था कि जो भी पिताजी की पेंशन लेगा वह माँ की जिम्मेदारियाँ भी निभाएगा। या तो तुम कहो कि जितनी भी पेंशन आता है वह हमें दोगे, उसके बाद ही ऑपरेशन करेंगे। इसके लिए छोटा बेटा बहू तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हम पेंशन के पैसे तुम्हें क्यों देंगे, तुम लोग तो पहले से ही अच्छी खासी नौकरी करते हो, अच्छी सैलरी मिलती है, पेंशन के पैसे तो हम ही रखेंगे। दोनों बेटे भी साफ साफ इनकार कर देते हैं, फिर ऑपरेशन भी तुम ही कराना, हम नहीं ले जाने वाले हैं। बहू बेटे की ऐसी बातें सुनकर गोमती जी का मन दुखी हो जाता है। जब बच्चे छोटे थे पढ़ने में जान लुटा दी थी, सोचा था जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारा ख्याल रखेंगे, लेकिन इधर तो बच्चे एक छोटी सी जिम्मेदारी को भी एक दूसरे पर डाल रहे हैं, जबकि किसी के पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन जब माँ की बात आती है तब सब कंगाल हो जाते हैं। बेटे बहू आपस में ऐसी बात को लेकर तू मैं करने लगते हैं, जिसे सुनकर गोमती जी बिना खाना खाए ही आंगन से उठकर अपने कमरे में आ गई और बहु देर तक अपने पति की फ़ोटो के सामने फूट फूट कर रोती रही। मुझे नहीं पता था आपके जाने के बाद मुझे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। उस दिन वह खाना नहीं खाई, लेकिन एक भी बेटा बहू अब अपनी माँ के प्रति दया नहीं दिखाता, यह भी नहीं कहता कि माँ आपने खाना नहीं खाया, खाना खा लो। सभी लोग खाना खाकर चुपचाप से अपने अपने कमरे में जाकर सो गए और सुबह ही शहर के लिए निकल गए। बड़ी ही आस के साथ गोमती जी ने अपने बेटों से ऑपरेशन के लिए कहा था, लेकिन बेटे सारी आस तोड़कर पत्नियों को लेकर शहर चला गया। एक दिन गोमती जी बहू से कहती है कि बहू, आँखों में डालने वाला ट्यूब ख़त्म हो गया है, उसको ही मंगा दो। क्या माँ जी, अभी 4 दिन पहले ही तो मंगाया था और ख़त्म हो गया। रोज़ रोज़ आँखों में ट्यूब डालने की क्या ज़रूरत है, एक दिन छोड़कर एक दिन डाला करो। बहू,
जैसे डॉक्टर ने कहा था वैसा ही तो करती हूँ, और छोटी सी आँखों में मैं कितना ट्यूब डाल लूँगी। इतना कहकर गोमती जी बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गई। अब उनके 2 बेटे और रह गए हैं, जिससे उन्हें अपनी आँखों के ऑपरेशन के बारे में बात करनी है। लेकिन जब वह अपने उन बेटों को फ़ोन करती है तो उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि माँ जी आँखों का ऑपरेशन होना है और सभी लोगों ने मना कर दिया। तो अब वह मुझे भी ऑपरेशन के लिए फ़ोन ज़रूर करेंगे, इसीलिए वह फ़ोन ही नहीं उठाते। गोमती जी को बेटे बहू का व्यवहार बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि किस तरह से अपनी बूढ़ी माँ से बेटे बहू कन्नी काट रहे हैं। एक छोटे से आँखों की मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने में 5-5 बेटों के आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटे बहू मेरी आँखों का ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी रात गोमती जी यही बात सोच सोच कर रोती रही कि पूरी दुनिया बेटे के पैदा होने पर कितनी खुशियाँ मनाती है कि बेटा पैदा होंगे तो बुढ़ापे पर हमारी देखभाल करेंगे। क्या यही देखभाल करने के लिए हम बेटा पैदा करते हैं, जो हमारा ले तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन जब देखभाल की बारी आती है तो सभी एक दूसरे पर माँ को बोझ समझकर टालने की कोशिश करते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। पूरी रात गोमती जी सोई नहीं, लेकिन उन्हें इतना समझ में आ जाता है कि वह बेचारी बनकर जिंदगी नहीं काटने वाली है। बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा है, पता नहीं भगवान ने कितनी उम्र दी है। वैसे तो अब वह पति के जाने के बाद अपनी लंबी उम्र चाहती ही नहीं है, आराम से भगवान के पास चले जाना चाहती है, लेकिन यह भी जानती है कि भगवान के आगे किसकी चलती है। जितनी उम्र दी है उतनी तो जीनी ही है, लेकिन अब वह अपनी ज़िंदगी को किसी के आगे गिड़गिड़ा कर नहीं जीना चाहती। स्वाभिमान के साथ अपना बुढ़ापा काटेगी, यही सोचकर वह एक निर्णय लेती है और सुबह उठते ही बहू के फ़ोन से वह अपनी बेटी को फ़ोन करती है। माँ जी, अभी तो कोई तीज त्यौहार भी नहीं है और ना ही गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, फिर तुमने अपनी बेटी को क्यों बुलाया है? तुम्हारी बेटी के आने पर घर के कितने खर्चा बढ़ जाते हैं, तुम्हें पता भी है। और वैसे भी तुम्हारे ऊपर हम इतना खर्चा कर रहे हैं, 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, दवाइयों का खर्चा उठा रहे हैं। क्यों बहू, क्या कभी मैं अपनी मर्जी से बेटी को नहीं बुला सकती? यह घर तुमसे पहले मेरा है, पूरे 50 साल रही हूँ इस घर में, तो इस घर से मेरा लगाव बहुत पुराना है। तुम तो इस घर में कुछ साल पहले ही आई हो और मुझे अपने घर में बेटी को बुलाने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्यों आज गोमती जी की बहू को ऐसा लगा जैसे गोमती जी कुछ बदल गई हो, और हाँ, सच में गोमती जी ने अब खुद को बदलने का ही सोचा है। दोपहर तक उनकी बेटी आ जाती है और कहती है कि माँ, क्या हुआ जो आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, और अब जो ठीक नहीं होगा वह भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्या कह रही हो? कुछ नहीं बेटा, कल तू मेरे साथ शहर चलना, कुछ काम है। गोमती जी सोचती है अगर बेटी को लेकर शहर जाऊंगी तो बेटे बहू को कुछ तो कहना पड़ेगा, नहीं तो वह हमें जाने नहीं देंगे। तो वह कहती है कि बहू, आज मैं बेटी के साथ शहर जा रही हूँ। दरअसल उसकी जान पहचान के एक आँखों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्हीं को दिखा कर आऊँगी। कह रही थी कि मैं आपका ऑपरेशन करवा दूँगी। बेटे बहू इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं
चलो अच्छा है, माँ का ऑपरेशन उनकी बेटी करवा देगी। बेटी के साथ जा रही है तो सारा खर्चा वही करेगी। मुझे कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। शहर जाते ही बेटी, जो अभी तक चुप थी, माँ से पूछती है, अब बताओ माँ, मुझे शहर क्यों लेकर आई हो? बेटा तू बैंक चल, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। पर माँ, आपने तो कहा था अस्पताल जाना है, बैंक में क्या काम है? अरे तेरे पिताजी के पेंशन के जो पैसे आते हैं अब मैं खुद निकालूंगी और उन्हें अपने पास रखूंगी, किसी को नहीं दूंगी। पर माँ, अगर भैया भाभी को पता चला कि मैं आपके साथ बैंक से पेंशन निकलवा कर आई हूँ, तब वह मुझसे ही भला बुरा कहने लगेंगे और कहेंगे कि शायद मुझे ही माँ की पेंशन से कुछ लालच है, जबकि मेरे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा तू चिंता क्यों करती है? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ना तो बैंक के कागज़ पढ़ सकती हूँ, ना ही समझ सकती हूँ। इसीलिए मुझे सब कुछ समझाती जा और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करती जा। मेरा एक अलग खाता खुलवा दे जिससे मेरे पति की पेंशन उसमें आने लगे। मैं अब बेटे बहू को अपने पति की पेंशन के पैसे नहीं लेने दूंगी। मैं 6 बेटों को देख लिया, ना ही मेरी सुनते हैं, ना ही मुझे एक पैसा देते हैं। एक पैसे के लिए तरसा दिया है। अपने लिए कितना भी खर्चा कर लेंगे, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी पैसे भी खर्चा नहीं करते हैं। तुझे पता है कितने दिनों से मुझे आँखों में तकलीफ़ हो रही है, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला है, लेकिन तुम्हारे एक भी भाई भाभी आँखों का ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपनी आँखों का ऑपरेशन करवा लूँगी। राखी माँ की एक अलग से बैंक अकाउंट खुलवा देती है और सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देती है। बैंक वाला भी कहता है कि माँ जी आप चिंता मत करो, अगले महीने से सारे पैसे आपके ही अकाउंट में आएंगे। और हम आज इसी महीने की भी पेंशन के पैसे अकाउंट में आ गए हैं। वैसे भी आज 2 तारीख है और अभी तक आपका बेटा पैसे निकालने नहीं आया है। आप चाहो तो पेंशन के पैसे निकाल सकती हो। अच्छा बेटा ठीक है, जितने भी पैसे आए हैं वह सारे पैसे मुझे निकाल कर दे दो। पेंशन के 25,000 रुपये। डॉक्टर कहता है माता जी आपका ही ऑपरेशन करवाना है, आ जाओ, आपकी आँखों का ऑपरेशन कर देंगे। पता नहीं आप इतना दर्द कैसे सहन कर रही थी। इसके बाद गोमती जी बेटी के साथ वापस से गांव आ जाती है। रास्ते में गोमती जी अपनी बेटी को बेटे बहू के व्यवहार के बारे में भी बताती है कि किस तरह से बेटे बहू उन्हें उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिसे सुनकर राखी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि उसके भैया भाभी माँ को बहुत अच्छी तरह से रख रहे हैं और फिर माँ के पास क्या कमी है। पिताजी इतना अच्छा खासा घर बनवा कर गए हैं, उनकी पेंशन भी आती है, भैया तो उन्हें पलकों पर बिठा कर रख रहे होंगे। लेकिन इधर तो नज़ारा कुछ और ही था। जब घर पहुंचती है तो बेटा बहू दोनों ही कहते हैं डॉक्टर को दिखाने में इतना टाइम लगता है, पूरा दिन गंवा दिया। और क्या कहा डॉक्टर ने? गोमती जी कहती है डॉक्टर ने कहा है कि कल आ जाना, तुम्हारा ऑपरेशन करवा देंगे। लेकिन माँ मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ जाने के लिए, तुम देख लेना किसके साथ जाना है। गुस्सा होते हुए राखी कहती है भैया तुम इसकी चिंता मत करो, मैं माँ के साथ चली जाऊंगी, तुम आराम से घर पर बैठो। बैठने से तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं भैया, इतना कहकर राखी माँ के साथ कमरे में चली गई। दूसरे दिन राखी गोमती जी को लेकर शहर गई और उनका एक अच्छे से डॉक्टर से आँखों का ऑपरेशन करवा दी।
हफ्ते भर में ही वह गांव वापस आ गई। एक एक हफ्ते में एक भी बेटे बहू ने ज़रूरी नहीं समझा कि अस्पताल में माँ से मिल लें। बस फॉर्मेलिटी के लिए एक फ़ोन कर लिया और उससे ही माँ का हाल चाल जान लिया। किसी ने यह भी नहीं पूछा कि ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से आए, क्योंकि सब भाइयों को लग रहा था कि पैसा राखी ने खर्चा किया है और ज़्यादा बात नहीं की। इसीलिए नहीं की कि कहीं राखी हमसे ऑपरेशन के पैसे ना मांगने लगे। इसीलिए फॉर्मेलिटी भर फ़ोन किया और काट दिया। इधर गांव वाला बेटा जब से पेंशन के पैसे निकालने गया तो पता चला कि पेंशन के पैसे तो उसकी माँ निकाल कर ले गई है, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। गुस्से से आग बबूला हो गया कि माँ की इतनी हिम्मत कैसे हुई पेंशन के पैसे निकालने की। आने दो माँ को, तब अच्छे से खबर लूँगा। हफ्ते भर में ही गोमती जी बेटी के साथ गांव आ गई। राखी माँ के लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान भी शहर से लेकर आई, जिसमें बहुत सारे फल, मेवे, गाय का घी भी शामिल था। बेटा बहू पहले से ही आग बबूला होकर माँ के आने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वह फलों से भरे हुए बैग को देखते हैं तो पूरे बैग को पलटकर चिल्लाते हुए बहू कहती है, देख रहे हो, यहाँ लुटाए जा रहे हैं पेंशन के पैसे। देखो कितने सारे फल और मेरी बूढ़ी माँ अपने लिए लेकर आई हैं। बुढ़ापे पर इन फलों को खाकर अपना शरीर चमकाएंगी। पता नहीं इतने फल और मेवे खाकर बुढ़ापे पर क्या करेंगी। कब्र में तो पैर लटके हैं। फल मेवे ऐसे लेकर आए हैं जैसे अभी उसकी पूरी जिंदगी जीनी हो। भाभी की बात सुनकर राखी से रहा नहीं जाता है और गुस्सा होते हुए कहती है कि भाभी, ऐसा किसने कहा है कि बुढ़ापा आ जाता है तो खाना पीना छोड़ देते हैं। अरे बुढ़ापे पर तो और पौष्टिक खाना खाने की ज़रूरत होती है, जिससे हम बीमार ना पड़े। अगर बीमार पड़ते हैं तो बेटे बहू का ही काम बढ़ जाता है। अच्छा है कि बूढ़े बुजुर्गों को सही समय पर दिखाकर उन्हें स्वस्थ रखो। और अगर माँ अपने खाने पीने का सामान लेकर आई है तो इसमें आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? आपसे तो पैसे मांगने नहीं आई थी। पिताजी के पेंशन के जो पैसे आते हैं उसमें ही उन्होंने यह सब कुछ खरीदा है और अपनी आँखों का भी ऑपरेशन उन्हीं पैसों से करवाया है। क्या माँ, तुमने पेंशन के पैसों से ऑपरेशन करवाया है? मुझे तो लगा था राखी ने ऑपरेशन के पैसे दिए हैं। गुस्सा होते हुए गोमती जी कहती है, क्यों बेटा, प्रॉपर्टी तुम रखो और ऑपरेशन के पैसे राखी दे। यह कहाँ का न्याय है? माँ, तुमने पेंशन के पैसों को कैसे निकाला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों बेटा, मेरे पति की प्रॉपर्टी पर मेरा भी हक है और एक इस हक से मैंने वह पैसे निकाले हैं। पेंशन पर पहला हक उसकी पत्नी का होता है, ना कि बेटे बहू का। और तुम मुझे पेंशन के पैसे निकालने से रोक नहीं सकते हो। अगर ज़्यादा 3-5 करोगे तो पुलिस को खबर कर दूंगी। पुलिस वाले तुम दोनों की अच्छे से खबर लेंगे। गोमती जी की यह बात सुनकर बहू कहती है, माँ जी, भले ही आप अभी पेंशन की धौंस दिखा रही हो, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारा यही बेटे बहू काम आएंगे। तुम्हारी बेटी तुम्हारे काम नहीं आएगी। बेटा, वह तो सामने दिख रहा है कि कौन मेरे काम आया है। मैं तुम लोगों के आगे हाथ पैर जोड़ती रही, लेकिन किसी ने भी मेरा आँखों का ऑपरेशन नहीं करवाया। बाद में मेरी बेटी ही मेरी काम आई है, तो तुम लोग मेरे बुढ़ापे पर और क्या काम आओगे? तो चिल्लाता हुआ बेटा कहता है, मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम दोनों माँ बेटी
पेंशन के पैसों का हड़पना चाहती हो, निकल जाओ मेरे घर से और चली जाओ अपनी बेटी के घर। बड़ी ही हिम्मत उठाकर गोमती जी बेटे के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, कौन क्या हड़प रहा है, यह तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब मेरा अपना घर है तो मैं बेटी के घर क्यों जाऊंगी? और तुम्हारा घर यह कैसे हो गया? यह घर मेरे पति का है, उन्होंने बनवाया था। यह घर मेरा है, पेंशन के पैसे भी मेरे हैं। अब तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रखूंगी। अब मेरी आँखों का ऑपरेशन भी हो गया है, मुझे ठीक से दिखाई देने लगा है। मैं खुद ही अपनी देखभाल कर लूँगी। मुझे तुम्हारे जैसे नालायक बेटे बहू की ज़रूरत नहीं है। माँ के तेवर देखकर बेटे बहू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कह देना अपने बाकी भाइयों से कि माँ घर और ज़मीन का बंटवारा करने वाली है। घबरा कर छोटा बेटा पांचों भाइयों को फ़ोन कर देता है और पेंशन के साथ साथ घर ज़मीन के बंटवारे के बारे में भी सब कुछ बता देता है। कहीं माँ अपनी पेंशन के साथ साथ घर और ज़मीन भी बेटी के नाम ना कर दे। इस डर से बाकी के पांचों बेटे अपनी पत्नियों के साथ गांव आ गए। गोमती जी भी यही चाहती थी कि उनके पांचों बेटे और बहुएं एक साथ एक आंगन में इकट्ठे हो, तब फिर वह अपने आगे का निर्णय उन्हें सुना सके। आते ही बेटे बहू यह भी नहीं पूछते हैं कि माँ, आपकी आँखों का ऑपरेशन कैसा रहा, अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बल्कि चिल्लाते हुए कहने लगे कि यह तुमने सही नहीं किया माँ। तो हंसती हुई गोमती जी कहती है, वाह बेटा, मैं तुम्हें बुलाती रह गई, तब तो किसी के पास भी समय नहीं था गांव आने का, लेकिन जैसे ही पैसे आज ज़मीन की बात आई तो कैसे भागे भागे गांव आ गए। बूढ़ी माँ के लिए किसी के पास 2 दिन का समय नहीं था, अब कैसे समय मिल गया तुम सबको? माँ की बात सुनकर पांचों बेटे बहू चुप हो गए। तभी उन दोनों बेटों जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था, तो गोमती जी कहती है, क्यों, तुम दोनों ने तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया था। ज़मीन और घर के बंटवारे के बात सुनकर भागे भागे आ गए। समझ नहीं आती है तुम लोगों को। तुम जैसे नालायक बेटों की जगह भगवान मुझे अच्छा होता कि बेटियां ही दे देता। माँ, क्या फालतू की बातें कर रही हो? और तुम्हारे दिमाग में यह ज़मीन बांटने की बात कहाँ से आई? सही कह रहे हो बेटा, पहले तो मेरे दिमाग में पेंशन भी लेने का विचार नहीं था। मुझे लगता था कि मेरे 5 बेटे बहू हैं, फिर मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? या पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो बेटे बहू मुझे पैसे दे देंगे। लेकिन मैंने देख लिया, जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो कोई मुझे अस्पताल में देखने तक नहीं आया। इसीलिए अब मैं पेंशन के पैसों के साथ साथ इस घर का जो 7वां हिस्सा है वह भी लेना चाहती हूँ। माँ, तुम घर और ज़मीन का जो 7वां हिस्सा है उसको लेकर क्या करोगी? मैं गरीब को दान कर दूँ, चाहे किसी आश्रम में जाकर दे दूँ, लेकिन अपना हिस्सा मैं तुम जैसे बेटे बहू को नहीं दूंगी। तुम लोगों को नहीं दूंगी। जब तक रहूंगी उन पैसों से अपना बुढ़ापा काटूंगी। माँ, तुम्हारे लिए तो पेंशन के पैसे ही पर्याप्त हैं, फिर ज़मीन और घर क्यों लेना चाहती हो? क्योंकि मैं अपने हिस्से का एक टुकड़ा भी तुम लोगों को नहीं देना चाहती। भले ही सड़क के भिखारी को दे दूं, जिसको देना होगा दे दूंगी, जो मेरी सेवा करेगा उसे दूंगी, लेकिन फोकट में अपना हिस्सा किसी को नहीं दूंगी।
और अंत में गोमती जी अपने घर और ज़मीन का 7वां हिस्सा भी ले लेती है। अब उनके पास ना तो पैसों की कमी है, ना ही किसी और चीज़ की। तो बताओ, तुम मुझसे मेरी सेवा करने को कौन इच्छुक है? जो भी इच्छुक होगा उसको मैं अपनी पेंशन का आधा हिस्सा दूंगी। सभी बेटे बहू कहने लगते हैं कि माँ, आप मेरे साथ शहर चलो। तो दोनों बड़े बेटे भी कहने लगते हैं कि आप हमारे साथ चलो। हम दोनों भाई आस पास ही रहते हैं, जहाँ आपका मन करे उधर आती जाती रहना। कल तक तो बेटे बहू बूढ़ी माँ को बोझ समझकर एक दूसरे पर डाल रहे थे और कन्नी काट रहे थे। आज वही पैसों के लालच में माँ को अपने साथ ले जाने के लिए लड़ झगड़ रहे हैं और एक एक करके अपने पास माँ को बड़े आराम से रखने लगे, उनकी सेवा भी करने लगे। अब अपने हिस्से का घर, जमीन और पेंशन सब कुछ गोमती जी अपने हाथ में रखती और जितना ज़रूरी होता जिस बेटे बहू के पास रखते उतना खर्च लेती, बाकी अपने पास रखती। तो दोस्तों, अगर बुढ़ापे पर बेटा बहू सेवा नहीं करते हैं तो बुजुर्गों को अपने लिए कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है वहाँ पर उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। और गोमती जी ने भी वही किया। जब हम अपना सब कुछ बच्चों को दे देते हैं और उन पर आश्रित हो जाते हैं तो बाद में अपने ही पैसे उनके हाथ फैलाकर मांगने पड़ते हैं। तो बेटे हमारे ही पैसे हमें देने से एहसान दिखाते हैं। तो अच्छा है कि बुढ़ापे पर अपने पैसे अपने हाथ में रखें। भले ही आधा हिस्सा हम बच्चों को देते रहें, लेकिन कुछ हिस्सा अपने ज़रूर रखें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।